Okay, so before we begin, a quick disclaimer. We make these videos for both entertainment and educational purposes. We do not intend to spread any misinformation and we apologize for all the mistakes we made. While we try to provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Hello guys, welcome back to another video. So what are we gonna do today? हम लोग आज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करने वाले हैं. वीडियो थोड़ी बहुत बन चुकी थी बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं रिकॉर्ड का बटन दबाना अगेन मैं भूल गया था. बट हम लोग खैर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ द नर्व. टुडे वी आर हियर विद सीमा जी. Hello guys, what's up? बड़ा तू ही बड़ा. टुडे हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ द नर्व और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, रिलेटिव एब्सोल्युटली, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ऑर्डोनल लॉ, होरवेग-वीस कर्व, डुबॉय-रिमंड प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स. ये सब CUET PG का है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. तो सबसे पहले ये एक बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो इसमें है हमारा न्यूक्लियस जो बीच में आता है. न्यूक्लियस के बाद है हमारा एक्सन हिलक जो कि जहाँ पे सेल बॉडी और हमारा एक्सॉन जो है वो मिलता है, उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सन हिलक. फिर उसके एग्जैक्ट बाद हमारा एक्सन का सेगमेंट आता है, ये जो पतली सी लाइन है. ठीक है. फिर एक्सन के ऊपर हमारी माइलिन शीट होती है, ये जो येलो कलर की है, क्रीमिश कलर की माइलिन शीट होती है. फिर उसके बाद दो न्यूरॉन आपस में जुड़े नहीं होते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है. बहुत माइन्यूट सी स्पेस होती है. और ये इसके पहले है प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल और उसके बाद है पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट. ठीक है. तो यहाँ साइनैप्स होता है. साइनैप्स एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल से, यानी कि दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं साइनैप्स के थ्रू. ठीक है. और ये यहाँ पे सेल बॉडी है पूरी हमारी, ये जो ब्लू कलर की है ये सेल बॉडी है और ये जो साथ साथ में ब्रांचेस निकली हुई हैं ये डेंड्राइट्स हैं. बताओ क्या जो हाइड किया है आपने. न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन हिलक है, माइलिन शीथ है और क्लेफ्ट है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट. यस 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 यस. बताओ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बताओ आप. यार ये यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ कुछ न्यूरॉन्स दे रखे हैं. सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दे रखा है यहाँ पे. वाई इज इट सूडो यूनिपोलर? बिकॉज इसका जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शीथ के साथ अटैच्ड होते हैं. यहाँ पे बाइपोलर है बिकॉज यहाँ पे दो हमारे पास पोल्स दिख रहे हैं एज वी कैन सी. ये एन एक्सॉन, यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई एक्सॉन नहीं है. The analogy that I like to use in these terms is कि imagine करो it's a telephone. It's basically a telephone if you really think about it. ये आपका एक टेलीफोन है, वायर वाला टेलीफोन है. This will be attached to another telephone. और यही काम करता है, न्यूरॉन्स या नर्व्स यही काम करते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का काम होता है. तो दिस इज योर एक्सॉन. दिस इफ यू थिंक अबाउट इट इज योर एक्सॉन. यहाँ पे अगर आपने ये देखो, यहाँ पे आपको एक्सॉन दिख रहा है, यहाँ पे एक्सॉन दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको बहुत सारे एक्सॉन दिख रहे हैं. तो यहाँ पे कोई एक्सॉन नहीं है. दैट वाई इट्स कॉल्ड एन एक्सॉनिक. एन एक्सॉनिक. और ये है मल्टीपोलर बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पोल्स आपको दिखेंगे. वर्ड. ओके. सो नेक्स्ट इज ठीक है. तो कौन कौन से चार थे? एनेक्सोनिक, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज रिसेप्टिव एंड कंडक्टिव मेम्ब्रेन्स. इसमें हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली डेंड्राइट्स के बारे में पहले हम बात करेंगे. तो वो रिसेप्टिव और इंटीग्रेटिव रीजन होता है हमारे न्यूरॉन का. कौन सा? रिसेप्टिव और इंटीग्रेटिव. ठीक है. तो रिसेप्टिव मेम्ब्रेन जो उसके अंदर होती है वो क्या क्या काम करती है? सबसे पहले जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको रिसीव करती है. ठीक है.
फिर उनको डिटेक्ट करती है। तो पहले वो क्या करती है? रिसीव करती है, फिर डिटेक्ट, उनकी इंटेंसिटी डिटेक्ट करती है। फिर उसके बाद पूरा जितना भी उसने डिटेक्ट किया उसको सम अप करेगी और फिर उसको एक्सॉन की तरफ भेज देगी। क्या करेगी? उसको जितने भी सिग्नल आ चुके हैं उनको सम अप करेगी, फिर उनको एक्सॉन की तरफ भेज देगी। एग्जैक्टली अब एक्सॉन की तरफ आ गए। अब एक्सॉन में क्या होगा? एक्सॉन का सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था एक्सॉन हिलक। एक्सॉन हिलक में क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल उनका जनरेट होगा। हाँ। फिर उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो गया तो फिर वो कहाँ जाएगा? हमारे एक्सॉन में। ठीक है। और एक्सॉन हमारा एक कंडक्टिव मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? कंडक्टिव मेम्ब्रेन होता है। बिल्कुल। ये एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करेगा ताकि वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सके। जैसे कि आप डायग्राम में देखो नीचे, यहाँ डायग्राम में देखो, वेट, डायग्राम में देखो, ये एक है और ये दूसरे सेल की तरफ आपको सिग्नल भेज रहा है। क्या भेज रहा है? सिग्नल भेज और रहा है। ये क्या, एक्सॉन तो क्या बोलते हैं हम? कौन से मेम्ब्रेन? कंडक्टिव मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली। और एक्सॉन हिलक पे क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ओके। चलिए अब आप बताइए ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल। Okay, now what are we gonna do is we're gonna learn about something called the transmembrane potential. तो मेम्ब्रेन जो है उसका, उसके इधर उधर एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। वोल्टेज जहाँ डेवलप होता है भाई, जहाँ चार्ज डिफरेंसेस हो जाते हैं वहाँ वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है। अपनी एनालॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक जगह कोई बंदा बात कर रहा है और दूसरी जगह बात नहीं कर रहा है, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया। ग्रेडियंट नहीं, सॉरी, डिफरेंस डेवलप हो गया, ग्रेडियंट तो नहीं। ये वोल्टेज डिफरेंस है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ द सेल के बीच में। अगर एक सेल मैं बना दूं तो ये सेल है, इसके अंदर और इसके बाहर के बीच का डिफरेंस है। ये हर सेल में होता है और हर सेल की हर मेम्ब्रेन में होता है, हर मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन में ही हुआ। अंदर का ज्यादा नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू बाहर का, विच इज कम नेगेटिव। ठीक है, नीचे कर इसे। हम यहाँ देख सकते हैं दी दिस इज दी मेजरिंग डिवाइस। अंदर का नेगेटिव है, बाहर का पॉजिटिव नहीं है टेक्निकली, वो कम नेगेटिव है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव की तरह शो किया है यहाँ पे। एक्साइटेबल टिश्यू की अगर हम बात करें तो व्हाट आर एक्साइटेबल टिश्यू? ये है नर्व और मसल एक्साइटेबल टिश्यू के अंदर आते हैं। ये स्टिमुलेशन से रिएक्ट करते हैं। व्हाट इज स्टिमुलेशन? स्टिमुलेशन यानी कि उसको हमने स्टिम्युलेट किया, उसको छेड़ा। छेड़ा कैसे? मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करके। यहाँ पे दो चीजें, डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जो ऊपर नीचे का डिफरेंस है, ये लेस नेगेटिव हो गया, लेस नेगेटिव हो गया, यानी कि पोलराइजेशन खत्म हो गई यहाँ पे। अगर पोलराइजेशन बढ़ गई तो वो हाइपर पोलराइजेशन हो गया। ये थोड़ा जूम करो। ठीक है, तो ये जो चेंज है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, यार व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू मूविंग दिस, प्लीज डोंट मूव दिस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, तो नर्व जो है, नर्व में मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो सिग्नल जाएगा, मसल में चेंज होगा तो कंट्रैक्शन होगा, नर्व में होगा तो क्या होगा? सिग्नल ट्रांसमिशन। और अगर मसल में हुआ तो? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। नाउ what do you think is the difference between hyperpolarization and depolarization? डीपोलराइजेशन में ऐसा हो रहा था कि जो मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, बाहर हमारा कम नेगेटिव था और अंदर हमारा ज़्यादा नेगेटिव था। और डीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि उसका उल्टा हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज ग्राफ। ठीक है, तो दिस इज अ ग्राफ। व्हाट डू यू थिंक आर वी मेजरिंग इन दिस ग्राफ? चार्ज। ठीक है, चार्ज किसका यूनिट क्या होता है? थोड़ा जूम कर दो यार इसे, बार बार। कूलम। कूलम होता है, कूलम में हम करते हैं। हटाओ तो तब तो जूम करो। और ये पोटेंशियल किस में होता है? पोटेंशियल एमवी। मिली वोल्ट में। ठीक है, ये क्या होगा फिर? ये ये किस चीज की लाइन होगी? व्हाट डू यू थिंक? ये आई गेस होगी Hold up, guys. We're getting a call. Okay, so moving on. What do you think this is? ये लाइन किस चीज की होगी तेरे हिसाब से?
मिलीवोल्ट है तो कोई ग्राफ की लाइन होगी ना, ये लाइन क्या दर्शा रही होगी? व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। 0 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये ऊपर क्यों है? ये क्यों नहीं है जीरो वाली लाइन? अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा है? डीपोलराइजेशन में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, मतलब उल्टा हो बाहर जाता है। अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है और बाहर नेगेटिव चार्ज आता है। डीपोलराइजेशन, व्हाट डू यू थिंक द नेम सजेस्ट? थोड़ा तेज बोले सबसे पहले तो आप। डीपोलराइजेशन मतलब उसमें पोलराइजेशन का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना किसी चीज पे। डीपोलराइजेशन मतलब नहीं रहेगा वो चार्ज। वो कम हो जाता है, जीरो तो नहीं होता है, वो कम हो जाता है, हाँ। ठीक है। ये जो मिलीवोल्ट का डिफरेंस है, मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो वेट, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस इज नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। हाँ। ये तुम्हारी अर्लियर सिचुएशन है। डीपोलराइजेशन मतलब कि इसकी जो पोलराइजेशन है अभी अच्छा खासा पोलराइज्ड है, ठीक है। दिस इज लाइक 3 और 2, तो -1 की यहाँ पे पोलराइजेशन है, इमेजिनरी है ना। 2 -3 -1 हो गया। डीपोलराइजेशन मतलब आपकी जो पोलराइजेशन है ये कम हो गई। ये देखो, नाउ व्हाट डू यू थिंक द पोलराइजेशन इज? 1 -2। -1। हाँ, चलो मान लो यहाँ पे 1.5 मान लो, चलो मैंने 2 या 3 लेके गलती कर दी, मान लो यहाँ पे 0.5 की पोलराइजेशन हो गई आपकी समहाउ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले -1 की पोलराइजेशन थी तो नेगेटिव में ही, बट अब यहाँ पे -0.5 की पोलराइजेशन हो गई है, क्योंकि डीपोलराइजेशन जो है वो हमारी रिड्यूस हो गई। समझ में आया क्या मतलब है तो अभी भी इसलिए नेगेटिव ही, दोनों चीजें नेगेटिव है, बट एक कम नेगेटिव है अगर आप देखो तो, और एक ज्यादा नेगेटिव है अगर आप देखो तो कम नेगेटिव वाली क्या होगी? डीपोलराइजेशन। वेरी गुड। ज्यादा नेगेटिव वाली हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। नाउ यू नो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक पोटेंशियल रह गया कुछ। डजंट मैटर, ये कुछ नहीं था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। जब नर्व कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रही होती है तो वो रेस्ट पे होती है, उनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं कुछ, वो होती है -90 मिलीवोल्ट, ओके। ये इनकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। ठीक है। क्या है इनकी? -90 नॉर्मल किस स्टेट वैल्यू में? है किस स्टेट में? जब वो हाइपरपोलराइजेशन में होती है। हाइपरपोलराइजेशन में होती है। नॉर्मल स्टेट में होती है जब। नॉर्मल स्टेट अलग है और डीपोलराइज्ड अलग है, हाँ, दोनों सेम नहीं है, अलग है। दोनों अलग है। थोड़ा तेज बोलो यार आप फिर से। नॉर्मल वैल्यू 90 -90 मिलीवोल्ट की है यहाँ पे। अनइक्वल कंसंट्रेशन, अच्छा क्यों है भाई? सोडियम और पोटेशियम की अनइक्वल कंसंट्रेशन है, ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं इधर बात करूँ, आप अगर हम इधर बात करें आपसे इस मामले में, तो आपके हिसाब से अंदर और बाहर का इसमें से कौन सी चीज बाहर वाला फ्लूइड है और कौन सी चीज अंदर वाला फ्लूइड है आपके हिसाब से? पोटेशियम अंदर वाला है, सोडियम बाहर वाला है। ये दोनों एक साथ हैं बाय द वे, ये दोनों एक साथ हैं और ये दोनों एक साथ हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और ये 142 + 4 कितना हुआ? 144। 144। ये 14 + 140 कितना हुआ? 154। तो ज्यादा पॉजिटिव कौन सा हुआ? नीचे वाला। नीचे वाला ज्यादा पॉजिटिव हो तो गया। ये बाहर का होगा और ये अंदर का और होगा। ये आप कह रहे हो ये अंदर का है, नीचे वाला बाहर का है। उल्टा, ये बाहर का। खैर आगे बढ़ते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व्स, ये रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व्स था, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ऊपर गया था रेस्टिंग। अच्छा, वही चीज कंटिन्यू हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पे अनइक्वल आयन डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों? अनइक्वल आयन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? चलो समझाओ, आप ही समझाओ। अनइक्वल आयन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है कि कुछ चीज़ों की वजह से। पहला तो है एक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, उसमें क्या होता है कि 3 Na पंप होते हैं आउट ऑफ द सेल और 2 K होते हैं इनटू द सेल, यानी कि 3 Na जाएंगे आउट और 2 K आएंगे इन। ठीक है, तो ठीक है,
Large negatively charged protein molecules inside the neuron cannot cross the membrane. अच्छा, जो बड़े बड़े नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर, वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज उनके अंदर से पास नहीं कर सकते। तो बताइए ज़रा सोडियम पोटेशियम पंप का क्या था, कितने ये अंदर तीन करते हैं, पॉजिटिव कितने बाहर? अंदर, 3 पॉजिटिव बाहर और 2 पॉजिटिव अंदर। 3 इन सोडियम यार मैं कर रहा हूँ ना यार, मैं व्हाई आर यू नॉट। तीन पॉजिटिवली चार्ज, 2 पॉजिटिवली चार्ज सोडियम पोटेशियम आपके अंदर आएंगे और 3 पॉजिटिवली चार्ज सोडियम बाहर जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद है डिफरेंट परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर आयंस। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है पोटेशियम के लिए और सोडियम के लिए। पोटेशियम के लिए वो परमिएबल होती है, सोडियम के लिए वो इम्परमिएबल होती है। अब पोटेशियम के लिए परमिएबल कैसे होती है वो, क्योंकि पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होता है बाय नेगेटिव प्रोटीन आयंस, मतलब अंदर की साइड नेगेटिव प्रोटीन आयंस होते हैं जिसकी तरफ पोटेशियम जो है वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पोटेशियम खुद पॉजिटिव है। और ये लीक कर जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में आउटवर्ड्स की तरफ, और जब तक एक बैलेंस नहीं आ जाता केमिकल और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के बीच में, तब तक ये लीक करता रहता है और मतलब अट्रैक्ट भी हो जाता है, मतलब अंदर भी आता जाता है और बाहर भी आता जाता है, इसलिए ये परमिएबल है मेम्ब्रेन के लिए, ऐसा क्योंकि कुछ भी नहीं अंदर है। बाहर दोनों जा आई रहा है। अपोलोजाइज फॉर इंटरप्शन। ये आप पॉइंट ये है ना कि परमिएबिलिटी की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, ये वो बताया जा रहा है। इसकी वजह से परमिएबल है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिफरेंट परमिएबिलिटी है पोटेशियम की और सोडियम की। इसकी परमिएबिलिटी की वजह से ये तीनों चीजें हो रही हैं और इसकी इम्परमिएबिलिटी की वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है। ये बहुत कम लीक कर पा रहा है। ठीक है, खैर, तो अभी तक क्या क्या हो गया भाई, ये चीज हो गई। हमने देखा कि भाई आयन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। दो 3 बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। अब जो पोटेशियम अंदर आ रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज बड़े बड़े प्रोटीन्स के पास जाके चिपक रहा है। ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ा है और मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा उसको, बाहर जाने देना अलाउ नहीं करेगा। खैर, अब हमने अगला चीज ये पढ़नी है कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व। एक स्टिमुलस आया जिसने मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बदल दिया, और उस चीज से, उस बदलने की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। एक क्या आया था बाहर से? आयन। नहीं आया था आयन बाहर से, स्टिमुलस आया था, ठीक है। स्टिमुलस आया था। स्टिमुलस का एक एग्जांपल दो। स्टिमुलस का एग्जांपल है जैसे कि मतलब अगर आप कुछ चीज स्मेल कर रहे हो तो स्मेल का स्टिमुलस दैट आएगा। इज डिफरेंट। ये स्टिमुलस का एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रांसमिट होगा नर्व फाइबर के थ्रू। नर्व फाइबर के थ्रू क्या ट्रांसमिट होगा? एपी, क्या होता एक्शन है? पोटेंशियल। ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम लोग मेजर करेंगे सबसे पहले अनस्टिमुलेटेड नर्व में, ठीक। अनस्टिमुलेटेड नर्व में मेजर करेंगे, फिर आखिर स्टिमुलेशन के बाद, ठीक है। अनस्टिमुलेटेड में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिखेगा हमें, और स्टिमुलेशन के बाद एक्शन पोटेंशियल दिखेगा हमें, ठीक है। ठीक है, रेस्टिंग में क्या दिखेगा? अनस्टिमुलेटिंग। अनस्टिमुलेटेड, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक दिस इज? व्हाट डू यू थिंक दिस इज? ये किसका है? हाइपरपोलराइजेशन। ये हाइपरपोलराइजेशन का है। नॉर्मल स्टेट का ये है। नॉर्मल स्टेट का है, सीधा जा रहा है। रख ले बगल में। ओके, मूविंग ऑन, ठीक है। तो ये अपना रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक। अब आप मेरे को ये 0 है, राइट, है ना? ठीक है। तो जब डीपोलराइजेशन होगी तो हम थोड़ा सा कम नेगेटिव होंगे, ठीक। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ कम होंगे। नेगेटिव होंगे, ऑल्दो चलो यहाँ तक तो नहीं पहुंच रहे, बट थोड़ा सा कम नेगेटिव होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? वापस से रीपोलराइजेशन होती है। रीपोलराइजेशन होते होते बहुत ज्यादा हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है ना? हाइपरपोलराइजेशन होने के बाद वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो जाता है।
ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओगे धीरे धीरे करके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम किस एसआई यूनिट से मेजर कर रहे हैं? मिली वोल्ट से। मिली वोल्ट से, ठीक है। ये अपना रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल माइनस कितना? 90 पे होता है। -90 पे होता है। -90 पे होता है, -90 से अगर कम हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? -90 से अगर कम हो रहा है तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाँ, कम नेगेटिव हो रहा है, कम नेगेटिव हो रहा है, सॉरी, कम नेगेटिव हो रहा है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, डिपोलराइजेशन हो गया। वापस से और नेगेटिव हो रहा है, रीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन। बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन। दैट इज गुड। ये भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि लास्ट टॉपिक भी मैंने ही समझाया, तो ये भी मैं समझा देता हूँ, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक समझा देना। यहाँ पे टिपिकल शेप होती है और ये सारी चीजें होती हैं। स्टिमुलस के बाद डिपोलराइजेशन होता है, स्टिमुलस होते ही चेंज हो गया और डिपोलराइजेशन होने लग गया। यहाँ पे सांस लेने वाला स्टिमुलस भी आता है इसमें, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सारे वो स्टिमुलस ही होते हैं नर्व इम्पल्स के लिए, थैंक unless यू, आप सांस कहीं और से लेते हो थैंक और यू फॉर दी, आपका दिमाग कहीं और से फिगर आउट करता है कि ये किस चीज की स्मेल है। थैंक यू फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर दैट। सबसे पहले आता है अपना डिपोलराइजेशन, जो स्टिमुलेशन के बाद आता है। अगर आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो 0 से ऊपर हो गया, तो वो पॉजिटिव वैल्यूज में चला जाता है, जिसको बोलते हैं ओवरशूट होना या ट्रांसपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद रिपोलराइजेशन होगा, सबसे पहले डी हो गया, फिर री हो गया, फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, मोर नेगेटिव देन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। और फिर वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो जाता है। चलो अब आप बताओ मेरे को, नींद आ रही है आपको? आपसे मतलब? बताओ सबसे पहले क्या होता है, चलो आप मेरे को ऐसे ही बता दो। डीपोलराइजेशन होती है सबसे पहले, फिर क्या होता है? रीपोलराइजेशन होती है, फिर क्या होता है? फिर हाइपर पोलराइजेशन होती है, फिर क्या फिर होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाता है वापस। चलो, डिपोलराइजेशन, क्विक इंक्रीज ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल डैश टू पॉजिटिव वैल्यूज। अगर पॉजिटिव वैल्यूज तक पहुंच जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरशूट बोलते हैं उसको, या ट्रांसपोलराइजेशन, ठीक है। डिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है? रीपोलराइजेशन। ठीक है, अगर हाइपरपोलराइजेशन में द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर डैश देन इन रेस्टिंग स्टेट। नेगेटिव। मोर नेगेटिव है मोर पॉजिटिव? जल्दी। नेगेटिव। वेरी गुड, चलिए अब आप ये समझाओ मेरे को। मुझे नहीं समझाना, आप ही समझाओ। आपको नहीं समझाना? नहीं, पढ़ना लिखना नहीं है? ये नहीं समझाना मुझे। ये वाला पार्ट आपको नहीं समझाना, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो चेंजेस होता है, ये ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ द मेम्ब्रेन वोल्टेज गेट, तो जो भी चेंज हो रहा है, जो भी स्टिमुलस आ रहा है बाहर से, चेंज कर देता है, वो गेट खोल देता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी परमेबिलिटी बदल जाती है। अब क्या डेट कैसे खुलता है, ये गेट कैसे खुलता है? सबसे पहला काम था अपना डिपोलराइजेशन, यानी कि क्योंकि बाहर जो है तीन क्या जा रहे हैं, तीन क्या जाते हैं बाहर? सोडियम जा रहे हैं, अंदर 2 पोटेशियम होता है। इससे क्या होता है कि भाई और पोटेशियम अंदर ले आते हैं, क्योंकि अंदर एक पोटेशियम कम है ना, सॉरी एक सोडियम कम है ना। हाँ। बाहर क्या जाता है? पोटेशियम। बाहर पोटेशियम जाता है और अंदर क्या आता है? सोडियम। सोडियम। अंदर सोडियम जो आता है कम आता है ना। हाँ। तो ये अंदर सोडियम ज्यादा आता है। आर यू श्योर? 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं, दो पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो आपने गलत बताया। ठीक है, जो भी है, ये पेज जिसने पढ़ाया था उसकी जिम्मेदारी। मैंने नहीं पढ़ाया कुछ भी। खैर, 3 सोडियम आपके बाहर गए और 2 पोटेशियम अंदर आ गए। ये क्या करता है भाई? ये सोडियम भी अंदर खींच देता है। डिपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम वाले चैनल खोल देता है, जिसकी वजह से अंदर जो है सोडियम भर जाता है। अब क्या हो गया? रिपोलराइजेशन करते समय ये गेट बंद कर देता है। अब सोडियम आ रहा था, उसने बोला स्टॉप, रुक गया। फिर उसके बाद पोटेशियम चैनल खुल गया। वोल्टेज गेटेड लिखा है वो। पोटेशियम चैनल खुल गया, मैं नहीं जानता। और जो है पोटेशियम बाहर भागने लगा, वापस से बाहर भागने लगा, ठीक है। और ये जो, अरे यार व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज डोंट टच इट। पोटेशियम चैनल जो हो गए वो थोड़े थोड़े करके इनएक्टिवेट हो गए, धीरे धीरे करके। और सिर्फ ग्रेजुअली फिर पोटेशियम जो था, वो जो बाहर भाग रहा था, वो धीरे धीरे करके बंद हो गया,
ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन हो गई, मतलब ये बहुत ज्यादा ही बाहर चले गए, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। इसके इसकी वजह से ये जो छोटा छोटा सा हम जाने दे रहे हैं लास्ट में, अभी भी बंद नहीं हुआ है टेक्निकली, पोटेशियम चैनल जो बाहर जाने वाला चैनल वो बंद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। फिर वापस से हमारा सोडियम जो है वापस से अंदर आता है और सब कुछ वापस से एस्टेब्लिश हो जाता है। तो भाई यहाँ अगर आप देखो तो ये चार्जेस का खेल है, ये जो भी खेल है ये चार्जेस का खेल है, चार्जेस बाहर फेंकना और चार्जेस अंदर लाना। तो रेस्टिंग पोटेंशियल है भाई, रेस्टिंग पोटेंशियल से आगे बढ़ते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल एस्टेब्लिश है, आपके 3 सोडियम बाहर गए और 2 पोटेशियम अंदर आए। अब बताओ डिपोलराइजेशन में क्या होगा? Sodium voltage gated channel opens, causing flow of sodium into the cell. सोडियम अंदर आ गया, ठीक है, फिर 2 बार सोडियम ही हाइड किया हुआ देखना। बोलते हैं रिपोलराइजेशन में होता है सोडियम चैनल्स गेट इनएक्टिवेटेड एंड इनफ्लक्स स्टॉप्स, voltage gated potassium channels open and potassium ions exit out of the cells. अच्छा Sodium, potassium, हो गया potassium. हो गया, कर वाली बेइज्जती। बोल आगे, बोल क्या होता है आगे, बोल क्या होता है? Potassium channels are inactivated slowly and only gradually. This causes a small amount of दिस डैश क्या हो रहा है? causes a small amount of potassium that causes hyperpolarization. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे सोडियम पोटेशियम जो है, सोडियम पोटेशियम पंप खुल जाएगा। नहीं, ये जो पोटेशियम का बाहर जाना है धीरे धीरे करके, इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। व्हाट आर यू डूइंग? कैन यू प्लीज पे अटेंशन यार? दिस इज हाउ आर ये क्या हाइड किया है आपने? दिस अलाउज प्रोलॉन्ग एफ्लक्स। अलोज क्यों हाइड किया है? मत पढ़ो भाई, प्रोलॉन्ग क्यों हाइड किया है? मत पढ़ो भाई, What मत the पढ़ो। fuck? बताओ, अब ये बताओ। रिस्पॉन्स ऑफ a single nerve fiber to a stimulus or all. सीधा करोगे आप इसको? इतनी दूर क्या मेरी आंखें है कि क्या है मेरा? चश्मा क्यों नहीं या पहना? टेलीस्कोप चश्मा लगा क्यों मेरी नहीं आंखों पहना? पे? चश्मा क्यों नहीं पहना? टेलीस्कोप लगा है मेरी आंखों पे। चश्मा चश्मा पहन लो। लगा के भी मेरे को इतनी दूर देखने का कोई शौक नहीं है अपने लैपटॉप से। चश्मा पहनिए और पढ़िए। एकदम अपने सामने रखा हुआ फिर बोलते हैं खींच मत लेना मेरे सामने से। देखो गाइस, यहाँ लोग लैपटॉप पे लड़ रहे हैं। प्लीज रिस्पॉन्स ऑफ ए सिंगल नर्व फाइबर। इतनी दूर रखोगे तो मेरी आवाज कहाँ से आएगी? पहले में रिस्पॉन्स ऑफ ए सिंगल नर्व फाइबर टू स्टिमुलस, ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑल और नथिंग प्रिंसिपल, जो कि लॉ भी है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? ओनली with sufficient intensity can elicit an action potential. तो सारे स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल को एलिसिट नहीं कर सकते। एलिसिट का मतलब अगर आप बोले तो मेरे हिसाब से एलिसिट का मतलब एक्टिवेटेड होता है, ठीक है, जहां तक मैंने इंग्लिश पढ़ी है। तो ओनली स्टिमुलस sufficient intensity can elicit an action इन्होंने सिर्फ potential. 2 बजे तक इंग्लिश पढ़ी है। ठीक है। तो अब 2 तरह के स्टिमुलस होते हैं, एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है और एक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? ऐसा स्टिमुलस जिसमें जो मिनिमम इंटेंसिटी से एक एक्शन पोटेंशियल को इलिसिट कर दे, यानी कि जिसका थ्रेशोल्ड कुल मिला के ज्यादा हो। क्या होता है? कुल मिला के ज्यादा हो। आपने कॉल किया है, अगर मैं अपनी एनालॉजी कंटिन्यू करूं तो आपने किसी को कॉल किया है और आपने हेलो बोला है, अगर उस हेलो में दम नहीं है तो वो बंदा फोन नहीं उठाएगा। मतलब इस मेरे एनालॉजी में हेलो पहले सुनाई दे जा रहा है फोन उठाने से। प्लीज इतनी घटिया नॉलेज है अपने पास रख के नीचे करे। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है? जिसकी बहुत लो इंटेंसिटी है और वो एक्शन पोटेंशियल को इलिसिट नहीं कर सकता। तो कुल मिला के सिर्फ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ही एक एक्शन पोटेंशियल इलिसिट हो सकता है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से नहीं हो सकता। अब ऑल और नथिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? अब स्टिमुलस जो है वो एलिसिट करेगा ईदर, ठीक है, या तो फुल रिस्पॉन्स ऑफ द नर्व फाइबर यानी कि एक्शन पोटेंशियल, या तो वो एक्शन पोटेंशियल इलिसिट करेगा, या फिर नो एक्शन पोटेंशियल इलिसिट करेगा, या फिर नो ग्रेडेड रिस्पॉन्स। जैसे मान लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, ठीक है,
और उस वजह से क्या हो रहा है कि कोई ग्रेडेड रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, बहुत तगड़ा स्टिमुलस आ गया तो आप सुन पड़ गए। गलत गलत बिल्कुल गलत पढ़ा रही हैं ये, पता नहीं कहाँ ये पढ़ के आई हैं ये, जलंधर से। एक इनका कहने का ये मतलब था, आई विल करेक्ट हर। देखो मैं अपनी एनालिसिस कंटिन्यू करूंगा। आपने किसी को कॉल किया, सामने वाले आपने हेलो बोला, ये अगर कौन सी आपने हेलो एनोलॉजी है में जिसमें पहले हेलो करते हैं कॉल उठाने से? सुन लो, कॉल उठा लिया, ठीक है। ऑल और नथिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपने उसको मतलब मजा नहीं आया आपके हेलो में, जो है वो बात नहीं थी तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपने अच्छे से हेलो बोला, आपको फुल रिस्पॉन्स मिला। बट आपने एकदम बेहतरीन हेलो बोला, बहुत अच्छा हेलो बोला, तब भी आपको सिर्फ हेलो ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत अच्छा हेलो बोला सुन लिया, तो सुन आपको लिया। सामने से बहुत अच्छा हेलो ये जो मिलेगा। यहाँ बोल रहे हैं कि आप जोर से बोलिए, जोर से, तो आप वैसे भी बोलो, आपको रिस्पॉन्स वैसे ही मिलेगा, आपको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा जोर से बोलो फिर भी। अगर हमारे 50 सब्सक्राइबर हैं तो उसमें से 30 मेरी वजह से यहाँ पे है, ठीक है। अगर हमारे 50 सब्सक्राइबर हैं तो उसमें से 45,000 जो नहीं है वो आप ही की वजह से हैं। बाकी के 45,000 जो नहीं है यहाँ पे, शट अप, प्लीज पे अटेंशन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो अपने ऑल और नथिंग प्रिंसिपल देख लिया भाई यहाँ पे हमने। रिस्पॉन्स ऑफ नर्व्स टू सिमुलेशन द कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, क्या है आप भाई? मेरे पढ़ाने के बीच में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप गलत पढ़ा रहे हो, सॉरी आई हैड टू। ठीक है, अब आप ही पढ़ाना, मेरे को मत बोलना। नहीं आप पढ़ा लो, चलो एक काम करो, एक पढ़ा लो। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। मैंने आपको थोड़ा सा करेक्शन ही किया था, ऐसा कुछ अभी खराब तो काम आप नहीं रुक किया जाओ, था। ये वीडियो खत्म हो जाने दो, फिर आपको बताया जाएगा। खैर इनका मन नहीं है पढ़ाने रिस्पॉन्स का। ऑफ ए नर्व टू स्टिमुलेशन। तो अब स्टिमुलेशन हो गई तो उससे नर्व कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उस पर। तो ये एक कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मुझे क्या पता। बताओ ना, वो अंग्रेजी बड़ा नहीं बड़ा पढ़े हो एक्शन आप? पोटेंशियल 3-4 जगह से आता है वो। ठीक है ना। तो क्या होगा, एक नर्व क्या होती है? नर्व इज बंडल ऑफ नर्व फाइबर, कुल मिला के एक्सॉन्स का बंडल होती है, ठीक है। इंडिविजुअल फाइबर्स डिफर इन सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई। अब हर एक जो एक्सॉन है उसकी स्टिमुलस को लेके सेंसिटिविटी अलग अलग होगी, मतलब उनका अलग अलग थ्रेशोल्ड होगा। क्या बोला मैंने? मेरी एनालॉजी बढ़ाते हुए, अगर आपके पास 10-15 फोन्स हैं तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो अलग अलग होगा। ये है मेरी एनालॉजी बढ़ाते हुए, प्लीज। ये अमीर लोगों की बात है जिनके 10-15 फोन होते हैं। A nerve displays graded response. The higher the intensity of the stimulus, the higher the response. मतलब जितना ज्यादा आप स्टिमुलस दोगे उतना ज्यादा आपको हाई रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब जैसे इनकी एनोलॉजी की बात करते हुए, अगर ये आप किसी को जोर से हेलो बोल रहे हो और आपने गुस्से से हेलो बोला है तो वो आगे से आपको उतने ही गुस्से से और चिल्ला के हेलो का रिस्पॉन्स देगा। नहीं मैं अपनी एनालॉजी, सॉरी यहाँ पे अपनी एनालॉजी जरा फिक्स करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा ऊपर बात करें, नर्व फाइबर की अगर बात करें तो नर्व फाइबर एक सिंगल फोन है, नर्व मल्टीपल फोन है एक साथ। यहाँ पे आपको देखो इतने सारे फोन हैं। आपने यहाँ पे हेलो बोला, ठीक है, हेलो बोला, आपके सारे के सारे फोन पे आवाज गई, लेकिन कुछ ने पिक करी, कुछ ने नहीं करी, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ बोला ही नहीं, एकदम स्टिमुलस जो आपका इतना अच्छा हेलो था नहीं तो किसी ने फोन नहीं देखा आपका। थोड़ा जैसे जैसे आप अपना बढ़ाते चले जाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओगे हेलो की, ज्यादा ज्यादा फोन के ऊपर रिंगिंग होगी, ठीक है। एक नर्व फाइबर का, सिंगल नर्व फाइबर में ऑल और नथिंग लगता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वाले फाइबर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वाले फोन है, तो यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है। जितना तगड़ा आपका हेलो उतने ज्यादा फाइबर्स रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़ सकते हो। Always stealing my limelight, this guy. मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जो कि इनिशिएट करती है मोस्ट सेंसिटिव नर्व फाइबर्स को। मतलब छोटी सी छोटी इंटेंसिटी है आपके स्टिमुलस की, लेकिन उससे बहुत सेंसिटिव आपके नर्व फाइबर्स जो हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं। अब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इतनी ज़्यादा है कि वो लीस्ट सेंसिटिव वालों को ही करते हैं। मतलब इट्स लाइक मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, कि मान लो मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो इसमें क्या है कि आपकी स्टिमुलस की इंटेंसिटी बहुत कम थी, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव नर्व फाइबर्स जो हैं वो ही डिटेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा सेंसिटिविटी वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टिमुलस की इंटेंसिटी ही कम है। नहीं नहीं, डू यू हैव अ बेटर थिंग टू स्टे? या आई डू एक्चुअली। तो आप ही बोलो यार। प्लीज डोंट डू दिस। मेरी एनालिसिस कंटिन्यू करते हुए,
मैं यहाँ पे यार क्या, अगर आपकी है नॉलेज ही है तो आप ही पढ़ा लो ना सारा। अरे आप गलत पढ़ा रहे हो ना, तो फिर आप ही पढ़ाओ। मैं सही पढ़ा रही हूँ, सही बोल रही थी मैं। यू डोंट इवन लिसन टू मी गलत बोल रहे कंप्लीटली। थे आप, गलत बोल You रहे थे don't even listen to आप, me गलत बोल completely. रहे थे, आई एम सॉरी Okay, बट आप continue, गलत बोल रहे continue थे with your analogy. I don't want ब्रदर, to आप गलत interfere. बोल रहे थे। आई वांट टू अपोलोजाइज बट यू काइंड ऑफ रॉन्ग। देखो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो स्टिमुलस है, ये आपको है कि भाई इतना हेलो हो जाए, इतना इतना हेलो हो जाए कि भाई जो सेंसिटिव फाइबर्स हैं बस एक फाइबर पे लग जाए, कम से कम एक फाइबर पे तो लग ही जाए, ये कहना चाह रहा था वो। मिनिमम सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव फाइबर जो होगा, जितना सेंसिटिव फाइबर होगा उतना धीरे हेलो आपका पहचान लेगा। मैंने भी ये बोला कि जितनी कम इंटेंसिटी का स्टिमुलस है वो सिर्फ सबसे सेंसिटिव वाला ही पहचान सकता है। अगर वो इनसेंसिटिव होगा आपकी तरह तो वो कैसे पहचानेगा छोटे से छोटे इम्पल्स को। मैं यही प्रूव करना चाह रहा था, मैं यही प्रूव करना चाह रहा था। खैर चलो कंटिन्यू, आप ये समझा दो मैक्सिमम अब थ्रेशोल्ड। कंटिन्यू करो, अब मेरा हो गया। चलो ठीक है। तो और जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जिससे सारी की सारी जो लीस्ट सेंसिटिव है वो भी वो कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके। खैर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दो चीजें, नर्व फाइबर और नर्व, दो अलग अलग चीजों के डिफरेंस है। नर्व फाइबर ऑल और नथिंग पे करता है, नर्व नहीं करता, वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स दिखाता है। चलिए हूरवेग और वीस कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। पता ना आपको? नहीं बता लो, चलो आप बताओ। नहीं बताना है मेरे को। बताओ बताओ नहीं बताओ, अरे बताओ बताओ बताओ, नहीं बताना। मैं 26 पेज पे बताऊंगी क्या लिखा 26 में तो दुनिया खत्म है। है। अच्छी बात है। अरे आप बताओ यार प्लीज। चलो नेक्स्ट ठीक है है मैं हमारा, बता, नहीं बताओ, नहीं अरे नहीं, मजाक मजाक, जस्ट जोक जस्ट जोक्स, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नेक्स्ट है हमारा हूरवेग वेस कर्व। इसमें जो टर्म है रियो बेस आ जाती है, जो कि यूज की जाती है मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के लिए। मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसा कि हमने अभी पढ़ा था क्या होता है। मेरी एनालॉजी कंटिन्यू करते हुए एक ऐसा जो जिससे मोस्ट सेंसिटिव वाला वो कर दे, हाँ तो उसके लिए हम टर्म रिस्पॉन्ड यूज कर दे। करते हैं रियो बेस। एक रियो, स्टिमुलस एक एक्शन पोटेंशियल को एलिसिट कर सकता है अगर उसकी सफिशिएंट ड्यूरेशन हो। ठीक है। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टिमुलस, मतलब इंटेंसिटी की क्या इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन जो है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना कम ड्यूरेशन होगा, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी उतनी कम उसकी इंटेंसिटी रह जाएगी। ठीक है। क्रोनेक्सी को हम डिफाइन करते हैं कैसे कि इट इज द मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम नेसेसरी टू इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट अ मसल और नर्व फाइबर। तो मतलब मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि मिनिमम ड्यूरेशन जो हमें चाहिए होती है एक नर्व इम्पल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं यूजिंग ट्वाइस द मिनिमम करंट नीडेड टू एलिसिट एन थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स। बताओ आप। मेरी एनालॉजी कंटिन्यू करते हुए आपने क्रोनेक्सी इज व्हाट? क्रोनेक्सी इज बेसिकली आपने हेलो बोला, एक मिनिमम टाइम के लिए हेलो बोला, और जो सबसे कम आवाज में आप हेलो बोल सकते थे, यानी कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था उससे दुगनी आवाज में आपने बात करी, उस चीज को क्रोनेक्सी बोलते हैं। दिस इज अ पर्टिकुलर टर्म। तो यानी कि मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम इंटरवल, और दूसरा आपका मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। मतलब मेरे एनालॉजी से ये देखो क्या है भाई, ये आर है, ये आर आपका क्या होगा, ये रियो बेस है आपका, इसका दुगना 2r पे जाओ, और ये क्रोनेक्सी इज द ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस, तो ये मिनिमम ड्यूरेशन है, और ये आपका इनवर्स रिलेशन है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बीच में। ये पक्का ड्यूरेशन होगा और ये पक्का इंटेंसिटी होगी, देखो ठीक है, ये मिली सेकेंड में ये, और ये कुछ ऐसा कर्व बनता है इनका, ये वाला पॉइंट जो होता है इसे क्रोनेक्सी बोलता है। इसी कर्व की अगर हम बात करें तो हूरवेग और वीस कर्व है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, रियो बेस क्या होता है? तो मिनिमम स्टिमुलस होता है, अच्छा, उसको रियो बेस बोलते हैं। उसको रियो बेस बोलते हैं। मिनिमम स्टिमुलस को एलिसिट करने के लिए जो वो चाहिए होती है, किस चीज को एलिसिट करने के लिए? एक्शन पोटेंशियल को, और किसको। चलो ठीक है, आओ देखता हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ। पहले सबसे आसान चीज से स्टार्ट करते हैं, इस कर्व को क्या बोलते हैं? हूरवेग बेस कर्व। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा?
ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? स्टिमुलस, स्टिमुलस हो गया यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, और ये क्या था? ड्यूरेशन ऑफ, स्टिमुलस, ठीक है। इंटेंसिटी हो गया। आ, ये क्या है लाल वाला पॉइंट? आर, आर क्या होता है? आर होता है मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी है या मिनिमम ड्यूरेशन है? मिनिमम इंटेंसिटी है। कैसे? रियोबेस आपका मिनिमम इंटेंसिटी है क्योंकि इंटेंसिटी वाले एक्सिस पे है। खैर, तो ये क्या है? सी एच क्या है? क्रोनैक्सी, व्हाट इज क्रोनैक्सी? ये वो ड्यूरेशन है जहाँ पे 2 आर वाला टाइम हमें दिखाया गया है, यानी कि डबल द इंटेंसिटी के लिए जो ड्यूरेशन होती है वो होती है क्रोनैक्सी। नहीं, ये मिनिमम ड्यूरेशन है, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन है जहां पे 2 आवर से आप एक स्टिमुलस एलिसिट करो, ठीक है। मैंने कुछ और क्रोनैक्सी बोला? आपने अलग बोला, मैंने ये बोला। आपने जेन्युइनली अलग बात बोली थी, बट चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हम डू बॉयज रेमो प्रिंसिपल के बारे में आ जाते हैं। आपने एक एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट किया, एक एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करने फास्ट और सडन चेंज चाहिए, जिसे हम स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक। अगर इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है तो जो है उससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे इंटेंसिटी नहीं है, फास्ट सडन शेयर सडननेस चाहिए आपको। क्योंकि क्यों धीरे धीरे बढ़ने से क्या होगा? मेम्ब्रेन अकोमोडेट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे अकोमोडेट हो जाता है स्लोली इंक्रीजिंग चेन से। यहाँ देखते हैं आप, मिली वोल्ट है, ये शेयरली चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलिसिट हो गया, एक स्टिमुलस इलिसिट हो गया। यहाँ पे कोई नहीं, धीरे 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 इंटेंसिटी बढ़ी, उससे कुछ नहीं हो पाएगा आपका। नहीं आया यहाँ पे। चलो बताओ मेरे को आप, क्या प्रिंसिपल क्या कहता है ये कहता है कि सडन और फास्ट चेंज रिक्वायर होता है। ठीक है। इफ द डैश ऑफ स्टिमुलस इंक्रीजिंग स्लोली, कोई अगर स्टिमुलस की ड्यूरेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है Duration. तो कोई भी इंटेंसिटी अगर धीरे हो गया? धीरे इंक्रीज हो रही है तो गलत। कोई भी गलत क्यों नहीं है? इंटेंसिटी आएगा वहां पर। आपकी फीस इसलिए दे रहा हूँ मैं ताकि आप गलत गलत जवाब दो। डॉक्टर है, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ पिछले 4 साल से जलंधर में, और ये चलिए छोड़िए। मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन गेट्स डैश। मेम्ब्रेन गेट्स स्लोली इंक्रीजिंग चेंज। अच्छा, मेम्ब्रेन गेट्स स्लोली इंक्रीजिंग चेंज। मेम्ब्रेन गेट्स डैश। मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? अगर धीरे धीरे चेंज हो रहा है यहाँ पे, धीरे 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 धीरे, आपने 2 वर्ड्स क्यों छुपाए हैं जब एक वर्ड की बात हुई एक ही वर्ड छुप रखा है, वो 2 है, वो एक ही है वो। 2 है। ये मेरी डॉटर है, इनको मैं 4 साल से जलंधर में पढ़ा रहा हूँ और इनसे अभी तक जो है सीए क्लियर नहीं हुआ। एकोमोडेटेड, हाँ, ये कैसा वर्ड है? क्यों नहीं है जो भाई? पता ही नहीं, आपको रट्टा मार रहा है क्या? भाई आपने बताया नहीं, चलो छोड़ो, यही बताओ, चलो आप यही बताओ, बताओ बताओ बताओ। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये वो पीरियड यार मेरे को नहीं, मैं पढ़ने में खुश हुआ। नहीं नहीं, आप पढ़ाओ आज। नहीं मेरे को नहीं, आप पढ़ाओ। नहीं, मेरे को नहीं, मैं गलत पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ाइए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इनकरेजमेंट देना चाहता हूँ, पढ़ाओ। नहीं कोई नहीं, आप जरूरत पढ़ाओ। नहीं है मुझे ये मेरी डॉटर है, मैं इनको 4 साल से जलंधर में पढ़ा रहा हूँ। तो अभी भी आप ही पढ़ाइए। पढ़ थोड़ी रहा हूँ मैं। आप पढ़ाओ पढ़ाओ, चलो पढ़ाओ, ट्राई करो, चलो ट्राई करो। ठीक है, गलत तो है। पढ़ाओ, मजाक कर। आई वांट टू इंकरेज यू। आज अब हम सब लोग इनको इंकरेज करके, आप सीधे छुपा ही दो, एक काम करो, आप सीधे छुपा ही दो। छुपाना तो आपको चाहिए। आपका टैलेंट। हाँ सही बात है, पढ़ाओ पढ़ाओ। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्शन पोटेंशियल द एबिलिटी ऑफ नर्व टू रिस्पॉन्ड टू नेक्स्ट स्टिमुलस इज डिमिनिश्ड। मतलब अगर एक एक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी जनरेट हो रखा है तो दूसरे स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना नहीं कर सकता। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज को हमारा जो नर्व इम्पल्स है उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। किस वजह से? आई वुड लाइक टू यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि 2 एक साथ हो रहे हैं, एक के बाद एक ही हो रहा है, बट जो दूसरा वाला स्टिमुलस आ रहा है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हमारा जो नर्व है, ठीक है। ये होता है आयन डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज की वजह से। चलो आप बताओ अब आप बताओ बस छोटी सी चेंज करनी है, अब आप बताओ। कुछ चीज नहीं था, मैंने सेम चीज बताई थी। नहीं। आपके नखरे खत्म नहीं हो पा रहे हैं यहाँ 2 पे। अलग अलग चीजें बताई थी, बट चलो कंटिन्यू बोलो आप बोलो, प्लीज कंटिन्यू। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है?
ये इमिडिएटली डिपोलराइजेशन के बाद आता है। ये जो पर्पल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो इसमें क्या है, इस पीरियड के दौरान पे दूसरे स्टिमुलस, जो नेक्स्ट स्टिमुलस आने वाला है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। और जो एन चैनल्स हैं वो इनएक्टिव होंगे आफ्टर प्रीवियस डिपोलराइजेशन, मतलब इस पोलराइजेशन से पहले की वजह से वो इनएक्टिव होंगे। एक्टिव कब होते हैं? एक्टिव होते हैं जब खुला हुआ होता है, कब? रिपोलराइजेशन के टाइम पे। हाँ, तो यहाँ पर वो इनएक्टिव होंगे, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? अभी हमने एआरपी के बारे में पढ़ा। एआरपी वो था जहाँ पे कोई स्टिमुलस नेक्स्ट स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये क्या है कि जो नर्व है वो रिस्पॉन्ड करेगी नेक्स्ट स्टिमुलस में, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट टू एक्साइट होगा। मतलब इस पीरियड के दौरान पे, ये जो नीला पीरियड है, यहाँ पे रिस्पॉन्ड तो करेगी वो नेक्स्ट स्टिमुलाई को, लेकिन एक्साइटेशन में डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अब तभी मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए इसको एक स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस की जरूरत होगी, रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, ठीक है। अभी अगर यही चीज मैंने की होती तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते। द रिस्पॉन्स में भी वीकर, रिस्पॉन्स जो है वो वीक होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सम ऑफ द NH आर रिकवर्ड एंड ऑलरेडी एक्टिव, मतलब पहले वाले में बिल्कुल इनएक्टिव थे, इसमें कुछ जो है वो रिकवर हो जाएंगे और ऑलरेडी एक्टिव होंगे। बताओ। पता नहीं यार, इन्होंने कुछ समझ मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, सीधा लास्ट में सवाल पूछ रही है, बट कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो चीजें, रिफ्रैक्टरी पीरियड ही है, दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। आपका तुरंत तुरंत डीपोलराइजेशन हो गया, अब डीपोलराइजेशन हो गया तो इसका मतलब जो भी रिस्पॉन्स आने वाला है वो नहीं होगा, नो रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट स्टिमुलस। इसके बाद ये कि जो NH चैनल्स हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं क्योंकि आफ्टर प्रीवियस डिपोलराइजेशन, ठीक है। NH चैनल्स जो आपके इनएक्टिव है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड यानी कि उस समय के थोड़े से बाद की बात है। यहाँ पे नर्व तो रिस्पॉन्ड करेगी बट बहुत मुश्किल होगा, रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, हाँ पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। रिस्पॉन्स मे बी लेस, मे बी लेस, हाँ, बेटर वर्ड फॉर लेस, डिलेड, बेटर वर्ड फॉर डिलेड, टुमारो, वीकर, वीकर। तो वही मैंने लेस ही बोला, एक ही बात है। कुछ कुछ NH चैनल जो होंगे वो डैश हो जाएंगे, मतलब वो खुल चुके होंगे, कुछ कुछ NH चैनल खुल चुके होंगे एंड आर ऑलरेडी एक्टिव, आर ओपन, आर रिकवर्ड। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स इन मम्मल्स। तीन टाइप हैं आपके, चार टाइप हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, व्हाट इज दिस, डेल्टा। डेल्टा। B और C dorsal roots sympathetic. You know what? I don't care. I don't give a fuck. आगे बढ़ते हैं। भाई ये देख लो कि फाइबर डिफर कैसे करते हैं, माइलिनाइजेशन, डायमीटर, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, आई डू गिव अ फक, ऐसा नहीं है। ये तीन एक टाइप के हैं, ये तीन अलग टाइप के हैं, और वो ये चार है, तीन नहीं है वो। क्या है वो? तो ये बी क्यों दे रखा है? ये व्हाट इज दिस बी? प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं वो, सिंपली। इनका कुछ टाइप तो होगा ना? कुछ टाइप नहीं हो, बस नाम चलो है। ठीक है, देख लो यार, इफ यू गाइस वांट टू टेक इट। बस अब ये देखो डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे होती है। मायलिन कितना है, कितना मोटा है, और कितनी तगड़ी स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। जितना मोटा फाइबर होगा उतना तगड़ा ट्रांसमिशन होगा, ऑप्टिक फाइबर्स की तरह यहाँ पे सीन है। यहाँ पे और उतनी तेज ट्रांसमिशन है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ नर्व पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो माइलिनेटेड फाइबर में ज्यादा है, ठीक है, ए और बी में ज्यादा है। अच्छा, ये सारे माइलिनेटेड है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये सारे के सारे माइलिनेटेड है और ये अनमाइलिनेटेड है, ठीक है। डोर्सल रूट और सिंपैथेटिक वाला अनमाइलिनेटेड है, तो ये थोड़ा धीरे धीरे वाला है। अब हम एक्शन पोटेंशियल या कंडक्शन देखते हैं। अभी तो हमने जनरेशन वगैरह देख लिया, इधर से उधर कैसे जाता है वो देख लिया, अब हम देखते हैं कंडक्शन। अनमाइलिनेटेड की बात करते हैं। एक जगह आपका एपी उठा, एपी इज नॉट योर डिलोंग, एपी डिलोंग नाम का फुल फॉर्म क्या है? एक्शन पोटेंशियल कह रहा है। एक्शन पोटेंशियल एक जगह एक्साइट होता है, वो बगल वाले मेम्ब्रेन के कुछ पोर्शंस पे जाता है, फिर उससे वहां पर एपी आता है, ऐसे ऐसे चलते 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 चलते। अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हुआ, ये हुआ, फिर यहाँ से बगल में गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो सोडियम अंदर घुसे, फिर इसके सोडियम अंदर चले गए, फिर इसको सोडियम अंदर चले गए, तो धीरे 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 करके ऐसे ट्रांसफर होता है।
यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती रहती है, इसकी डीपोलराइजेशन हुई, फिर इसकी हुई, फिर इसकी हुई, ऐसे करके करके इसकी रीपोलराइजेशन होती है, इसकी हाइपरपोलराइजेशन होती है, फिर उसके बाद वापस स्टेट। अरे ये तो चलो नॉर्मल स्टेट पे आ गया है, ठीक है, ऐसे चलता है अनमाइलिनेटेड का। अनमाइलिनेटेड में क्या होता है, चलो बताओ आप मेरे को। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर क्या हुआ? माइलिन शीट नहीं है हाँ तो वो सीधे सीधे चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो बगल वाले की किस में चेंज आएगा? बगल वाले एडजेसेंट मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर जो है वापस से रिपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्रोसेस, डीपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन? डी। हाँ, डीपोलराइजेशन, पहले डीपोलराइजेशन। अब माइलिनेटेड की अगर हम बात करते हैं तो माइलिनेटेड एक्सॉन को सॉल्टेटरी ट्रांसमिशन भी कहते हैं। यहाँ पे देखो, वहां पर एक मेम्ब्रेन से दूसरे एडजेसेंट मेम्ब्रेन में जा रहा था, यहाँ नोड ऑफ रैनवियर होता है, वो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। वहां पे कहाँ से कहाँ जा रहा था? वहाँ सीधा सीधा जा रहा था क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीट नहीं थी। एडजेसेंट किसके थ्रू? ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू, और वहां यहाँ पे नोड्स माइलिनेटेड, ऑफ रैनवियर। ठीक है। इसका एडवांटेज होता है कि भाई तगड़ा चलता है ये, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाती है और एनर्जी नीड कम हो जाती है आपकी, ठीक है। चलो अब ये बताओ मेरे को। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नर्व। नर्व्स की कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ढंग से बैठो, तो थोड़ा ये तेज हुआ बोलो। है फ्रॉग नर्व पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उससे पता चला है हमें, ठीक है। फ्रॉग नर्व को कहते हैं मस्कुलस एक इसकिएटिस। सेकंड, एक सेकंड, मैं यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये प्रैक्टिकल वाली इन्फॉर्मेशन है तो हम ये स्किप कर सकते हैं। ये जो हमने पीडीएफ उठाई थी प्रैक्टिकल की थी, ये वाला हम स्किप कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और नीचे आ जाओ, 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 और नीचे आ जाओ। चलो ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ठीक है, ये तो खैर प्रैक्टिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, तो वी कैन स्किप ऑल ऑफ दैट। तो इसी के साथ साथ हमारा नर्व इम्पल्स जो है, ट्रांसमिशन जो है वो हो चुका है, और हमने बेसिक पहला रन डाउन कवर कर लिया, तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब कुछ बोलना है आप? थैंक यू गाइस, गुड नाइट। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।